नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हमारे खास शो सोशल पंचायत में कुछ खास लोग आए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज ही का वो दिन है जब भारत का बंटवारा हुआ था और एक अलग मुल्क बना था जिसका नाम है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी तैयारियां चल रही है देश में। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बहुत ज़्यादा घमासान मच गया है और इसे सुनकर पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगने वाली है। और वो क्या मुद्दा है, हम इस टॉपिक पर हमारे सहयोगी से बातचीत करेंगे। अरुण, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या तो समाप्त हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है और आखिर ऐसा क्यों कहा, क्या बड़ी वजह है इसकी? देखिए, जब भी हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो उसके साथ एक कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी उठ जाता है। जो आतंकी हैं, हमने अक्सर देखा है वो पाकिस्तान समर्थित ही होते हैं और ऐसे बड़े दिनों पर जैसे जो जिसकी वैल्यू भारत के लिए बहुत ज़्यादा है, आज़ादी का दिवस है, उस दिन ऐसी साजिशें जो है कोशिश की जाती है आतंकियों द्वारा कि कुछ बड़ा हमला किया जाए। हमने आज ही देखा, आज ही जम्मू कश्मीर में वैसे तो बड़ा हादसा हो गया। हमला किया गया आतंकियों की तरफ से और उसमें हमारे कैप्टन शहीद हो गए। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है लगातार जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, कई सारे आतंकी हमले हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटिंग सी बात है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो हैं वो लगातार इस तरह से नापाक हरकतें कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं यूपी के, उन्होंने क्लियरली एक संदेश, कड़ा संदेश हम बोलेंगे इसको, कि पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से टेरर फंडिंग की जा रही है, समर्थन किया जा रहा है और उसका खामियाजा भारत में देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस जो है कल भारत पूरा देश मनाएगा, लेकिन तब भी ये खतरा है कहीं ना कहीं आतंकी ऐसी नापाक कोशिश ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अब बहुत हुआ। हमने देखा है सरकार का जो रुख है इन हमलों के बाद, वो काफ़ी कड़ी कार्रवाई देखी जाती है, चाहे वो ऑपरेशंस हों, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन हो। अभी भी हमने देखा, रक्षा मंत्री ने आज के हमले के बाद भी रक्षा मंत्री की तरफ से एनएसए से समीक्षा बैठक की गई। तो बिल्कुल संदेश एक तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये देने की कोशिश की है कि अगर इस तरह के हमले होंगे या इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो बिल्कुल ये भारत चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये सवाल आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से ही एक फ्रंट फुट पर आकर और इस तरीके की कड़ी संदेश देना कि अगर पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, हमारे घाटी में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो हमने देखा है सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही आकर इस तरीके की संदेश दे रहे, बाकी राज्य के जो सीएम है वो क्यों चुप है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो चुप हैं। जब उनसे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं बिल्कुल वो जवाब देते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता हैं और इन मुद्दों पे वो हमेशा मुखर रहते हैं। तो इस तरह से ही उन्होंने ये बात कही है कि बिल्कुल अगर इस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतें जारी रखता है तो जो सेंटर है वो भी चुप नहीं बैठेगा, मोदी सरकार नहीं चुप बैठेगी। और हमने पहले भी देखा है इस तरह के जब हमले बढ़े हैं तो कोई ना कोई जो है कार्रवाई की गई है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, आप एयर स्ट्राइक ले लीजिए। तो इस तरह की जो है एक बड़ा संदेश इसे मान सकते हैं। मेरे सहयोगी यहाँ पे भी जो है वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि बिल्कुल ये एक कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई है। सैफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो कर्ज की बैसाखी पर है, लेकिन इसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं संभल रही और कब तक ये चलता रहेगा, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान अभी जिस आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वो आज़ादी के बाद से ही उसने एक मुस्लिम धर्म के, वो मुस्लिम रिलीजन के लिए वो आज़ाद हुआ था कि धर्म के ऊपर उसका वो हुआ था, आज़ादी हुई थी उसकी। लेकिन आज वो टेरर फंडिंग कर रहा है, बहुत सारे आतंकवाद वहाँ से पैदा होते हैं जो कि भारत पे हमला कर रहे हैं। अभी हमने आज ही देखा कि कश्मीर में डोडा में एक हमला हुआ जिसमें हमारे कैप्टन शहीद हो गए। तो पाकिस्तान की ये रणनीति है कि पाकिस्तान भारत को किस तरीके से
चोट पहुंचा सके आतंकवाद के तरीके से, इसलिए वो अपने आतंकवाद में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा वो फंडिंग, भले से उसके पास खाने को रोटी और मकान नहीं है, लेकिन वो अपने आतंकवाद को काफ़ी रोटी ज़्यादा कपड़ा बढ़ावा देता है। मकान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन टेरर फंडिंग के लिए इनके पास पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं? इनके पास पैसा है, बट ये अपने आवाम को नहीं दे रहे, ये पैसा दे रहे हैं भारत को चोट पहुंचाने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। चाहते हैं कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नुकसान जरा हो। सोचिए कि एक देश के लिए उनकी आवाम ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाना ज्यादा भारत जरूरी से है। दुश्मनी उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि दुश्मनी बिल्कुल दुश्मनी सही ज़्यादा कहा ज़रूरी है, वो आज तक कोई जीते नहीं बिल्कुल। जंग, लेकिन फिर भी वो बार बार हमला करते रहते हैं ताकि वो बदला ले सके, हालांकि वो जीत नहीं पाते। लेकिन हर बार वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो बिल्कुल, पाते कभी हैं। कामयाब नहीं होते, वो हर बार हारते हैं। और जैसे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो भी इसी का लेना देना कि अब उन्हें, जो सीएम योगी ने कहा आज के बयान में कि बांग्लादेश में जो है वो 1947 का ही है, क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए जी। थे, इसमें ज़्यादा लोग हिंदू थे। जी। और बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हम वो देख सकते हैं, उसमें भी आतंकवाद का कहीं ना कहीं हाथ है। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान पीछे से उन्हें सपोर्ट ज़रूर दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो समर्थन पार्टी है, जमात इस्लामी के कई सारे जो स्टूडेंट विंग है, वो ही इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी थी, वो एक सेकुलर नेता थी, वो अपने देश में सेकुलर थी, और उनके टाइम पे कभी भी हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से शेख हसीना को हटाया गया है, तब से ही वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखने को मिल रही है। तो इसमें पाकिस्तान का हाथ ज़रूर है। पाकिस्तान अगर भारत को डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकता, तो वो पीठ पीछे से कर रहा है, वो बांग्लादेश से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। सौरभ जी, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए मीशा, जो अभी आज सीएम योगी ने बयान दिया, उसके पीछे वजह थी, उन्होंने महर्षि अरविंद को कोट किया। महर्षि अरविंद ने 1947 में ही कहा था कि जिसका कोई मतलब सामाजिक महत्व नहीं है, पाकिस्तान को लेकर जब स्थापना हुई पाकिस्तान की, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो इसलिए उसे इस आधार पर सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान या तो अब विलय कर जाएगा हिंदुस्तान से, नहीं तो वह फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ के लोग चीख चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही कुछ तस्वीरें थी आज 1947 में, 14 अगस्त 1947 को जब आज़ादी हुई देश को, तो ट्रेनें लटकर आ रही थी। कई फिल्में देखी होंगी आप लोगों ने, कई चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे लगातार लाशों से भर के ट्रेनें आती थी। तो आज कहीं ना कहीं बांग्लादेश में वैसी ही तस्वीर देखने मिल रही है। इस आधार पे सीएम योगी ने कहा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से हमें सीख लेना चाहिए कि जो अभी हमारे देश के अंदर जो एक कमी है कि जो हम अभी जात के नाम पे कट रहे हैं, इनडायरेक्टली धर्म के नाम पे कट रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं अगला हाल हमारा ऐसा हो सकता है, हमारे ऊपर जो ऐसी राजनीति करने वाले लोग, जैसे जमात इस्लामी टाइप की जो पार्टी है, जिस तरीके की जो जातिवाद पे हमला करती है, जातियों को लेकर लड़ाती है, धर्मों पर लड़ाती है, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का सीधा कहना था, और उन्होंने नाम न लेते हुए भी जो विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, इनको लेकर के ये कहा कि ये लोग ऐसी राजनीति करते आए हैं, और जब देश का बंटवारा हुआ था तो भी राजनीति से ही प्रेरित था। इस वजह से राजनीतिक जो मुस्लिम तुष्टीकरण, जिस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बीजेपी की तरफ से किया जाता है कि विपक्ष के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के इस तरीके से किया कि एक देश ही बना दिया, और आज वो देश के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, आतंकवाद है। आज जो डोडा में हुआ, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, भारतीय सेना ऑपरेशन क्लीन चल रहा है लगातार में, जिसमें हमारे एक कैप्टन शहीद हो गए, और खबर ये भी है कि 3 से 4 आतंकियों को भी मारा गया है, मारे गए हैं। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर आ गई है। तो ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, देश 78 साल हो रहे हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो आतंकवाद की, और इसकी क्यों नहीं इससे निपट पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप देखिए, अक्सर हिंसा की खबरें कहीं सुनाई पड़ जाती हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अटैक होता है तो हिंदुस्तान में उसमें कई तरीके से ऐसे नेताओं की तरफ से कई तरीके से बयान दिए जाते हैं, कई तरीके बयान दिए जाते हैं कि इसमें ऐसा नहीं था। शेख हसीना को लेकर कुछ लोग सेकुलर कह रहे हैं, शेख हसीना पे भी कई तरीके से लोगों के विचार आए कि नहीं ऐसा नहीं था, वहाँ पे अगर हिंदू कम्युनिटी शोषित नहीं हो रही थी तो बाकी और कम्युनिटी को शोषित किया जा रहा था। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ाने से अच्छा ये है कि इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे देश को इस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए कि जहाँ पर हिंदुस्तानी बढ़कर आगे बढ़े, ना कि कोई मुसलमान, हिंदू या सिख या ईसाई इस तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हमारे देश का जवान शहीद हुआ, तो इसका हम ये कहते हैं कि जवान शहीद हुआ, वो किसके लिए शहीद हुआ ये नहीं कर सकते कि वो हिंदू के लिए शहीद हुआ और उसके धर्म के बारे में हम नहीं पूछते हैं। तो हमें धर्म से ऊपर उठ करके, यही सीएम योगी कहते लेकिन उनकी पूरे वक्तव्य में कहीं ना कहीं आखिरी में ऐसा बात देखने को मिल गया कि वो राजनीति से
दिख रहा प्रेरित दिख गया कि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को घेरने की कोशिश की बिल्कुल। कि अगर ये राजनीति नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा सीएम योगी कह भी रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप अगर चुनाव होता है, अभी उपचुनाव होना है, तो आपको टिकट बंटवारे में भी आप कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जात फैक्टर लेके आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे मंच पर पहुँच करके आप आज बात करते हैं कि नहीं, हमें जात से उठ करके, धर्म से उठ करके आगे बढ़ना चाहिए, तो ये हमेशा विचारधारा क्यों नहीं रहती है? जब इलेक्शन आता है तो आप जातियाँ देखने लगते हैं कि अच्छा कि इस इलाके में किस जाति का ज़्यादा वोट है तो हम उसको दे दें। लेकिन आज जब विपक्ष को घेरने की बात है या 1947 की बात करने लगे तो आप ये कहने लगे कि जब उस वक्त की जो कांग्रेस थी उन्होंने देश का बंटवारा इसलिए कर दिया कि उनको सत्ता मिल जाए। जैसे कि आपने कांग्रेस के बारे में कहा, तो मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला कांग्रेस पर, और उन्होंने ये भी कहा है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने बंटवारे के लिए आज तक कभी जनता से माफ़ी नहीं मांगी। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बंटवारे के लिए नहीं माफ़ी मांगी। अगर ये बात कहना कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है तो ये गलत है, क्योंकि उस समय कांग्रेस थी, जिन्ना थे, और इन सभी के सहमति से उसके बाद उस वक्त का क्या परिपक्ष था या हालात क्या थे, तो पार्टी पुरानी थी कांग्रेस। वो कांग्रेस आज नहीं है जिस कांग्रेस की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो माफ़ी मांगना, अफसोस हमेशा रही सब चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए लोग अफसोस करते रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगना कि बंटवारा उन्होंने किया, नहीं, बंटवारा करने के पीछे कहीं ना कहीं बहुत अलग लोग थे। तो ये चीज़ें सीएम योगी अगर कह रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे, हालांकि ऐसा कोई उनका बयान है नहीं कि कांग्रेस तरफ से अफसोस जाहिर किया गया हमेशा कि बंटवारा गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, उसमें भी हिंदुओं के नरसंहार हुए और आज तब भी कई शरारतियाँ, और उनको भी मदद करने के लिए फिर भारत ही सामने आया। तो कहीं ना कहीं हर बार भारत ही मददगार बनता है और हर बार उनके जुल्म का जो झेलता है वो भी भारत ही झेलता है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर अरुण आपसे सवाल करना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पीच में एक और चीज़ कही है कि जो बांग्लादेशी हिंदू है वो उनके साथ जो प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उनके घरों को जलाया गया, वो मदद की गुहार मांग रहे हैं, तो क्यों जो सेक्युलर लोग बनते हैं वो मौन क्यों है? तो मतलब इन अ वे योगी आदित्यनाथ ने खुद को सेक्युलर कहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव आ गए, क्योंकि वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और यहाँ पर वो सेक्युलरिज्म को जो फॉलो करता है उन पर वो सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने खुद को सेक्युलर कहा। हाँ, उनका बयान कुछ इस तरह का था कि वो निशाना उन पर साध रहे थे कि आप इस मुद्दे पे जो है चुप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है, हमने वीडियोस देखी हैं किस तरह से जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वैसी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं। तो हमने बीजेपी की तरफ से भी ये बयान देखा था, बीजेपी के जो कोलकाता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिनों में 1 करोड़ हिंदू जो हैं पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। तो इस तरह से ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी पार्टियां चुप हैं। देखिए, अपनी तरफ से तो विरोध सब जताते ही हैं, और योगी आदित्यनाथ ने स्पेसिफिकली जो है इन सभी पे निशाना साधा कि आप क्यों चुप हो रहे हैं। आपको, अगर आप इन दूसरे मुद्दों पे बोलते हो, अगर आप इजराइल के मुद्दे पे बोल रहे हैं, तो आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पे भी बोलना चाहिए। मैं उस बयान पे वापस आना चाहूँगा जहाँ पे जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि या तो मिला लिया जाएगा तो खात्मा होगा, तो वो एक, मेरे ख्याल से वो फ्रस्ट्रेशन भी देखी जा सकती है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से ये स्वतंत्रता दिवस जो है पास आ रहा था, और हमने देखा लगातार अचानक से इजाफा हुआ है आतंकी हमलों में। पहले इस तरह के आतंकी होते थे, लेकिन घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई थी ओवर द ईयर्स, लेकिन अब फिर से एक तरह से दोबारा से इनकी शुरुआत हो गई है। खास करके जम्मू रीजन में हमने देखा लगातार जो है आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जो वहाँ पे सेना, जो जवान सुरक्षा बल तैनात है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरह से ये फ्रस्ट्रेशन में भी है, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन भी दिखती है कि और ये इसको ऐसे भी, इसको प्रेल्यूड भी देख सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई से पहले के बयान भी हम इसे इशारा मान सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। सैफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीएम योगी ने कहा कि हम लोग, भारत दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की सीख देता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर 2 तरह की बातें कर रहे हैं कि एक पेट्रियार्की हो जाती है, और दूसरी ये कि आप जब भी चुनाव का वक्त आता है तब आप खुद धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब किसी को निशाने साधने की बारी आती है, जब विपक्ष को घेरने की बारी आती है, तब आपका जो प्रोपेगेंडा है, जो आपकी जो सोच है, वो कैसे बदल जाती है? सीएम योगी के भाषण से हमें क्या समझने मिलता है? सीएम योगी ने कहा कि
कुछ लोग हैं जो इन मुद्दों पर मौन हो जाते हैं। सीएम योगी का साफ कहना था कि ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन हर मुद्दे पर संसद में आवाज़ उठाता था। गाज़ा के मुद्दे पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, बट इन मुद्दों पे बांग्लादेशी हिंदू पे विपक्ष से मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज़ उठाई, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया था कि विपक्ष इन मुद्दों पर मौन हो जाता है। तो सीएम योगी इस बयान को लेकर विपक्ष पे तंज कस रहे थे। हालांकि जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसे भाषण और नेताओं से सामने आना बहुत कोई आम बात नहीं, आम बात है कि चुनाव से उपचुनाव से पहले ये सब भाषण हर नेता देता है। सीएम योगी जानते हैं कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 10 सीटों से पहले वो जितना भाषण दे सके वो उनके लिए उतना फ़ायदा होगा। और आतंकी हमले भी बढ़ गए हैं, पिछले कुछ दिनों से डोडा में आतंकी हमले बढ़े। इसको लेकर भी सीएम योगी ने इसलिए बयान दिया क्योंकि कल 15 अगस्त है, कल भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसको जैसे लेकर कि मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कल 15 अगस्त है, भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर बार का एक पैटर्न सा है कि जैसे जैसे आज़ादी का वक्त सामने आता है, जैसे 15 अगस्त सामने आती है, वैसे ही देश में एक डर होता है कि कहीं कोई आतंकी हमला ना हो जाए। ये डर लोगों के भीतर से कब खत्म होगा? जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है तब तक तो कभी नहीं होगा। तो सीएम योगी का ये बयान मुझे अच्छा लगा आज का, कि उन्होंने बोला कि या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या तो हम कब्जा कर लेंगे, या तो हमारे में विलय हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान हमारे में आ जाता है तब तो ये खत्म हो जाता है, वरना तो। सौरभ जी, आपकी क्या राय है इसके कहीं ना ऊपर? कहीं जिस तरीके से इस खबरों के अलग बात करें तो 15 अगस्त पे देश में वाकई में कहीं ना कहीं अलर्ट तो हर साल होता है अलर्ट, लेकिन इस बार का अलर्ट कुछ अलग है, क्योंकि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी हर तरह से नज़र रखने को कहा है। हवाई जो एयर कनेक्टिविटी है उसको भी लेकर के बोला है, नेपाल से जो हमारा बॉर्डर कनेक्ट है, क्योंकि आतंकियों के एंट्री करने का सबसे सही रास्ता नेपाल से आता है, तो उन बॉर्डर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसलिए कि इस बार आतंकी हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कई वजह भी हो सकती है। लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश में जो अटैक हुआ है तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी तख्ता पलट को लेकर के भी ऐसा दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी खबरें वहाँ पे भी आई जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ पर थाने को जलाया गया था और जिसमें 11 जवान पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, वैसे ही पाकिस्तान में भी अभी अटैक हुआ और वहाँ पर भी थाने को जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी एक झुंझलाहट, वहाँ भी तख्ता पलट और शहबाज सरकार और इमरान खान की भी ठीक बन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भारत की तरफ, बॉर्डर की तरफ, ये अपने देश को, मुल्क को दिखाना कि हम कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। शहबाज सरकार शायद ये दिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं ये तो देश किसी दुनिया से नहीं छिपा है कि आतंकवादियों को जो पोषित करती है वो शहबाज सरकार, मतलब जो पाकिस्तान सरकार होती है वही करती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के आम लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि देखिए हम कश्मीर को लेकर के अभी भी सीरियस है, हमने कश्मीर को छोड़ नहीं दिया। अगर भारत ने बोल दिया कि पीओके हमारा है तो हमने वहाँ से छोड़ा नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पीओके नहीं जाने देंगे, क्योंकि लगातार अभी कुछ दिनों पहले भी अमित शाह ने भी संसद में बोला था कि पीओके जल्द ही हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल दिखने भी लगा था, बीच में माहौल शांत भी हो गया था और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ये मामला तुल पकड़ चुका है। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से देश में चल रही है। कल भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भले ही पाकिस्तान के कितने भी नाकाब इरादे क्यों ना हो भारत को चोट पहुंचाने की, लेकिन वो हर बार हमेशा की तरह विफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट्स के साथ।